तो वेलकम टू पैनल क्लासेस। हम लोग 10th क्लास एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर साइंस का विज्ञान का धातु और अधातु आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है धातु अधातु। आपकी शुरुआत है 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में जाना था, जैसे हम लोग तत्वों के आयनीकरण के, तत्वों के परमाणु तत्वों के, या कह सकते हैं पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल का हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकाल के देखे हैं। और कुल अभी तक ज्ञात तत्वों में 114 तत्व माना जाता है कि पूरी तरह से ज्ञात है, परंतु उसके अलावा अब 118 तत्व तक अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। उसके गुणों के बारे में जानकारियां इकट्ठा हो चुकी है। आपने देखा कि किस प्रकार तत्वों के उनके गुणधर्म के आधार पर धातु अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। अपने दैनिक जीवन में धातु और अधातु का उपयोग पर विचार कीजिए। जैसे धातु के कुछ पहले भौतिक अंतर हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। धातु का पहला क्या है, धातु अधातु में अंतर, अगर मेटल और नॉन मेटल में अंतर देखें तो पहला है कि धातुएं जो होती है विद्युत का सुचालक होती है और अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि धातुओं का बर्तन बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है, जबकि अधातुओं का ये सब नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है। दूसरा गुण हमने देखा कि धातुएं चमक होती है, अतः अगर धातुएं चमकीली होती है तो हम किसी भी चीज़ पे पेंटिंग करने के लिए, अस्तर चढ़ाने के लिए हम चाहेंगे कि वो इस पे चमकीले चीज़ों का अस्तर चढ़ाएं। इसलिए धातुओं का हम क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, जबकि अधातुओं का पॉलिश नहीं कर सकते हैं। फिर हमने देखा क्या कि धातुओं जो होती है आघात वर्ध होती है, पीटने पे वो क्या होती है, बढ़ जाती है, और अधातुएं भुरभुरी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जब धातुएं बढ़ जाती है इसका मतलब उसे हम किसी शेप में रख सकते हैं, जबकि अधातुएं भुरभुरी होने के कारण क्या होगा कि वो ज्वाइंट रूप में सही तरीके से नहीं रह पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपके विचार में कौन से गुणधर्म धातु और अधातुओं के में वर्गीकृत करती है? तो अभी हमने 3 मुख्य गुणधर्मों की बात की। किस प्रकार यह गुणधर्म इन तत्वों की उपयोगिता से संबंधित है, हम इनके कुछ गुणधर्म को विस्तार से देखते हैं। तो पहले भौतिक गुणधर्मों पर विचार करते हैं और धातु को देखते हैं कि धातु का कौन सा गुणधर्म है। धातु इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्म की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम क्रियाकलाप कर सकते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक आदि को हम मिला देते हैं। तो हम लोग जब इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं तो हम उनके नमूनों का जांच करते हैं और क्या करते हैं कि प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है पहले दिखने के आधार पे। तो जो चमकीला दिख रहा होगा उसको हम एक साइड और दूसरे को एक साइड, अब उसमें जांच करेंगे कि चमकीला होते हुए भी कौन धातु है और कौन अधातु है। तो रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने को साफ कर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई हो। इसलिए हम क्या करते हैं, इन सारे नमूनों को जो लिए हैं उसको हम क्या करते हैं, पहले रगड़कर साफ कर देते हैं। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, तो जिसका सतह चमकने लगेगा रेगमल से रगड़ने के बाद, उसके ऊपर के ऑक्साइड परत को हटाने के बाद, इसका मतलब है कि वो क्या है, धातुएं हैं। तो धातु के इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, तो पहला उपाय तो ये है कि इन सारे के नमूनों को इकट्ठा किया जाए, इसको साफ किया जाए, और जो चमकेगा वो धातु होगा, जो नहीं चमकेगा वो अधातु होगा। चलिए दूसरा उपाय करते हैं कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटते हैं, क्योंकि हमें पता है कि धातुएं जो होती है कठोर होती है। तो चिमटे और सोडियम का एक टुकड़ा लीजिए। सावधानी से सोडियम धातु को उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहे। फिल्टर पेपर के बीच में दबाकर इसे सुखा लीजिए। बाच ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास करें। तो जैसे ही आप सोडियम को फिल्टर पेपर पर रख के काटिएगा तो वो बहुत मुलायम होता है, क्योंकि अधातुएं मुलायम होती है और धातुएं क्या होती है, परंतु ये एक ऐसा धातु है सोडियम खासतौर पे जो कि मुलायम है। तो आगे आप देखेंगे कि धातुएं समानता कठोर है और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग है। तीसरा क्रियाकलाप आप इसी टुकड़ों से कर सकते हैं कि आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े को किसी धातु के लोहे ब्लॉक में रखकर 4-5 हथौड़े से प्रहार कीजिए। तो जब हथौड़े से प्रहार करते हैं तो क्या होगा कि वो चमटा बन जाएगा, और नहीं तो बहुत सारा चीज़ क्या होगा, भुरभुरा हो जाएगा। तो आप देखेंगे कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, और इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सोना और चांदी सबसे ज़्यादा
आघातवर्धक नहीं भी जानते तो जान लिए होंगे कि सोना चांदी क्या है, आघातवर्धक सबसे ज़्यादा है। आगे क्रियाकलाप, आगे में आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड आदि जैसे कुछ धातुएं पर ध्यान दीजिए। इनमें से कौन सी धातुएं तार के रूप में है? तो आप देखिएगा कि लोहे का भी तार बना सकते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम, लेड का तार बनाना मुश्किल है आदि जैसे। तो धातुएं के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, मतलब तार के रूप में खींचा जाए उसे तन्यता कहा जाता है। और सोना सबसे तन्य धातु है, ये आपसे पूछा जाता है कि सोना सबसे तन्य धातु कौन है, तो सोना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, मतलब उसकी पतली से पतली तार बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा तन्यता का गुण पाया जाता है। तो अभी हमने कुछ देखे। आघातवर्धक और तन्यता के कारण धातुएं हमारी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न आकार में ले लेती है, जैसे बर्तन बनाते हैं, तार बनाते हैं, इस टाइप से। क्या आप कुछ धातुएं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के बर्तन? हाँ, एल्युमिनियम है, हो गया, लोहा का बर्तन हो गया, ठीक है, पीतल का, ये सारे चीज़। तो क्या आप धातुएं के नाम बता सकते हैं? पीतल नहीं, पीतल तो चूंकि मिश्र धातु है, परंतु एल्युमिनियम और चांदी, ये इस टाइप का जो बर्तन है वो सब क्या है कि धातुएं के नाम बता सकते हैं जिसका खाना बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। तो आसानी से है बता सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों होता है? क्योंकि ये आघातवर्धक होते हैं। इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम एक और प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए, मतलब एल्युमिनियम का और कॉपर का तार लेते हैं, क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड पर बांध देते हैं। और यहाँ पे बर्तन बनाने के पीछे एक और भी इसका गुण है, वो है इसका सुचालक होना। हम क्या करते हैं, इसमें मोम लगा देते हैं एक तरफ इस तार के, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है कि इस तार में हम क्या करते हैं, मोम से किसी चीज़ को चिपका देते हैं। मान लीजिए कि किसी पिन को चिपका दिए, और जैसे ही हम इस तार को गर्म करते हैं, बिना उस मोम के पास गर्म किए हुए, वो तार धीरे धीरे क्या होगा, वो मोम धीरे धीरे पिघलने लगेगा और वो कांटी जो उसमें चिपकाए थे मोम की वजह से वो गिर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो तार लिए हैं, ये जो धातु का तार लिए हैं, ये सुचालक है उष्मा का। तो उष्मा इसके इस ज्वाला वाले क्षेत्र से उस पिन वाले क्षेत्र तक इसमें गमन कर गया, मतलब ये सुचालक बना रहा। तो धातु उष्मा के सुचालक होते हैं, यहाँ से ये पता चलता है। उपरोक्त क्रियाकलाप से आपको पता चल गया है कि धातु उष्मा के सुचालक होते हैं और इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है। 2 कारण है बर्तन बनाने का, पहला तो सुचालक होना और दूसरा है गलनांक का अधिक होना, जिससे बर्तन क्या होता है, हीट पाने के बाद भी गलता नहीं है। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छा चालक हैं, मतलब सिल्वर और कॉपर, तांबा और चांदी के अगर बर्तन बनाया जाए तो वो सबसे कम उष्मा, सबसे कम ईंधन में उसमें खाना पक जाएगा। इसकी तुलना में लेड और मरकरी, यानी सीसा और मरकरी उष्मा का कुचालक है। ये आप याद रखें, ये 2 ऐसा धातु है, कौन, सीसा और मरकरी, जो क्या है, उष्मा का कुचालक है। क्या धातुएं विद्युत की चालक है? तो चलिए हम पता करते हैं धातुओं से के कि विद्युत के चालक हैं कि नहीं। अभी जो हम क्रियाकलाप किए थे उसमें क्या था कि धातुएं उष्मा के कुचालक हैं या सुचालक हैं, ये पता कर रहे थे। अब हम धातुएं विद्युत के कुचालक हैं या सुचालक हैं, ये पता करेंगे। तो इसमें आप क्या करते हैं कि एक विद्युत सर्किट बनाते हैं, जिसके लिए हमें एक बैटरी चाहिए और कुछ तार चाहिए और एक बल्ब भी कह सकते हैं, एक बल्ब चाहिए। और इनकी मदद से हम क्या करेंगे कि बीच में हम AB जो सिरा हम बनाए हैं, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे बीच में अलग अलग धातुएं हम देखेंगे, जिससे अगर विद्युत बल्ब जलने लगेगा, इसका मतलब है कि वो धातु हमारा सुचालक होगा। और जिससे विद्युत बल्ब नहीं जलेगा, इसका मतलब वो जो हम तत्व रखे हैं वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। तो आपने जब हम इस चीज़ को धातुएं से परीक्षण करते हैं तो आसानी से, तो आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपके घर में बिजली जाती है उस पर पॉलीवाइलिनिल क्लोराइड PVC अथवा रबर जैसी सामग्री चढ़ा रहता है। और विद्युत तार पर ऐसे पदार्थ की परत क्यों चढ़ी रहती है? क्योंकि धातुएं जो उसके अंदर होती है वो विद्युत के सुचालक होती है, और हमारा शरीर भी जो है वो विद्युत का सुचालक है। इसलिए क्या करते हैं कि हमारे शरीर में विद्युत प्रवाहित ना हो जाए, इसलिए हम उसको PVC से, मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड या रबर से उसको हम कवर कर देते हैं। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या वह आवाज़ उत्पन्न करती है? जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें हम ध्वनि कहते हैं, यानी धातुएं आवाज़ उत्पन्न करती है, या उसे हम सोनरस कहते हैं। क्या अब आप
बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है या अधातु की? आसान सी बात है, चूंकि वो आवाज़ करती है, इसका मतलब स्कूल की घंटी धातुओं की बनी होती है। तो यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ देखे। कौन कौन से धातु के गुण देखे? पहला गुण आपका जो गुण था उसको आप हो सके तो अंडरलाइन कर लें। जैसे आपको शुरुआत से कौन कौन से गुण मिले? पहला गुण आपका मिला क्या कि धातुएँ जो होती है वो सबसे पहले तो धातुओं के पास धात्विक चमक होती है। ये गुण आपको मिल चुका है कि धातुओं के पास क्या होती है? धात्विक चमक होती है एक, तो इसको आप अंडरलाइन कर लें। और ऐसे ये डीप कलर में दिया है तो ये अच्छा चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि धातुएं कठोर होती है। दूसरे क्रियाकलाप के नीचे आपको पता चल जाएगा कि धातुएं क्या है? कठोर होती है। और तीसरा क्या है कि धातुएं आघातबर्ध होती है। धातुएं आघातबर्ध होती है। और धातुएं क्या होती है? तन्यता होती है। तो आपसे यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन कि कौन सी धातु सबसे ज़्यादा आघातबर्ध है और कौन सी धातु क्या है? सबसे कम आघातबर्ध है। तो सबसे कम आघातबर्ध के तौर पे आपका शीशा है और सबसे ज़्यादा पे क्या है? सबसे ज़्यादा पे आपका सोना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा कि धातुएं जो होती है उष्मा के सुचालक होती है और धातुएं और क्या होती है? विद्युत के भी सुचालक होती है और ध्वनिक उत्पन्न करती है। अब अधातुओं के गुणों की बात कर लेते हैं। तो पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। अधातुएं बहुत कम है। पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा तो लगभग आपका डी ब्लॉक और एस ब्लॉक या कह सकते हैं कि बहुत सारा 12वां वर्ग तक का लगभग सारे तत्व धातुएं हैं, केवल हाइड्रोजन को छोड़ के। और बाकी सब जो है चाहे उपधातु हो गया, चाहे अधातु हो गया, चाहे अक्रिय गैस हो गया, वो 13 से लेकर 18 तक के बीच में निपटा हुआ है। तो इसका मतलब धातुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है प्राकृतिक में। तो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब अधातुएं हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। आप याद रखें, ब्रोमीन द्रव्य अधातु है, ये आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा सारी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती है। क्या धातुओं के समान अधातुओं के पास भी कुछ गुणधर्म है? तो आइए पता करते हैं। हम लोग कार्बन यानी कोयला ले सकते हैं या सल्फर या आयोडीन के नमूने लीजिए और इसको आप चेक कीजिए, वो जो पीछे वाला क्रियाकलाप किए हैं उसी में, तो आपको पता चलेगा कि कार्बन जब लेते हैं तो वहाँ उसका सतह का प्रकार क्या है। तो उसको काटिएगा तो वो भुरभुरा दिखेगा, तो वो भुरभुरा होगा। आगे क्या है? वो कठोर नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा? बहुत सारा धातुएं मुलायम होता है या तो गैसीय रूप में वो होता है। आघातबर्ध तो बिल्कुल नहीं होगा, एकदम बिल्कुल भुरभुरा हो जाएगा। ठीक है। और उसका क्या है? तन्यता, उससे तार तो बनाया ही नहीं जा सकता। विद्युत और ऊष्मा दोनों के क्या होते हैं? ये कुचालक होते हैं और इनमें ध्वनिक मतलब कोई आवाज उत्पन्न होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि धातुओं के ये विपरीत गुण रखते हैं। हाँ, एक चीज और यहाँ पे लिखा गया है कि सारणी में आप प्रेक्षण से कर सकते हैं, उन तीनों को चर्चा करेंगे। तो मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो मरकरी को छोड़कर, तो थोड़ा उल्टा सोचिए, मतलब मरकरी क्या है? जो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। जैसे ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और मरकरी क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनता है। आप देखें कि धातुओं के गलनांक क्या होते हैं? अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम दो का गलनांक बहुत कम होता है। याद रखें, गैलियम और सीजियम का गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। जबकि धातुओं के, और गैलियम और सीजियम ये दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों धातुएं हैं। जबकि धातुओं के क्या होते हैं? गलनांक उच्च होते हैं, जबकि इन दोनों के क्या है? निम्न है। आप हथेली पर जैसे ही रखिएगा तो ये मात्र आपके बॉडी टेम्परेचर से पिघलने लगेंगे। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला है। हम लोग जानते हैं कि जो अधातुएं होती है वो चमकीला नहीं होती है, परंतु आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो क्या है? चमकीला है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान है और इसके प्रत्येक रूप को हम अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का ही अपरूप है, मतलब हीरा जो होता है वो कार्बन का ही रूप होता है और यह सबसे कठोर है। प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो वो हीरा है। और इसका जो गलनांक और क्वथनांक है वो बहुत अधिक है, इसीलिए तो वो कठोर है। और ग्रेफाइट अन्य के मामले में ये भी कार्बन का ही अपरूप है और ये विद्युत का सुचालक है। जबकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन एक अधातु और अधातु क्या होता है? कुचालक होता है, परंतु जो इसका रूप है, बदला हुआ रूप है, ग्रेफाइट है, वो क्या है? सुचालक है। आगे क्षारीय धातुएं। तो क्षारीय धातुएं कौन है? वो जो आपका पहला वाला लाइन है, वर्ग है, हेलिना के रबरी से फ्रूट निकला, उसको हम क्षारीय धातुएं कहते हैं। और उसके बगल वाला को हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। बेटा मांगे काला सट बाप राजी वाला पूरा का पूरा लाइन ये क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। और हेलिना के रबरी से फ्रूट निकला में हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब क्या है?
क्षारीय धातुएं हैं। तो क्षारीय मृदा धातु कौन कौन है ये आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये क्या होती है कि ये सारे के सारे मुलायम होती है। क्षारीय धातुएं जो होती है वो क्या होती है, मुलायम होती है। तो आपसे अगर पूछेगा कि कौन सी धातुएं मुलायम है, तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ये सारे क्या हैं, मुलायम धातुएं हैं। इनको चाकू से काटा जा सकता है और इनके घनत्व और गलनांक भी काफ़ी कम होते हैं और तत्वों का उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से हम जानेंगे। तो अभी हम लोग इस पार्ट में क्या जाने, इस पार्ट में जाने धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। तो अगले पार्ट में हम लोग रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। आप इसको एक बार और पढ़ लें और क्रियाकलाप को मन में सोचते हुए, क्योंकि आइंस्टाइन का कथन था कि उनको किसी प्रयोगशाला की ज़रूरत नहीं होती थी। जब उनसे पूछा गया कि आपकी प्रयोगशाला कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि मैं प्रयोगशाला के साथ ही पैदा हुआ था और उनका प्रयोगशाला उनका माइंड ही है। मतलब हम जिस चीज़ को कल्पना कर सकते हैं, इन सारे चीज़ों को, धातु भले ही आपको सोडियम देखने को ना मिले, परंतु सोडियम के गुणों के आधार पर आप सोडियम जैसे तत्वों की कल्पना कर सकते हैं। तो इस तकनीक का प्रयोग करें और पढ़ते रहें कल्पनाशील बनके। तो आपका कुछ क्वेश्चन है, ऐसे धातुओं का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। तो ऐसा तो केवल मरकरी है ना। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो सोडियम। और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन है, तो ये चांदी है। और ऊष्मा की कुचालक कौन है, तो ऊष्मा की कुचालक अधातुएं कुचालक होती है, ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो। आघातवर्ध और तन्य का अर्थ क्या है, तो सोना सबसे ज़्यादा क्या है, आघातवर्ध है और तन्यता का गुण रखे हुए है सोना और चांदी। सोने के तन्यता इस बात से प्रचलित होती है कि मात्र 1 ग्राम सोना 2 किलोमीटर तक तार खींचा जा सकता है। तो ये आपका भौतिक गुणधर्मों वाला पार्ट समाप्त हुआ। अगले पार्ट में हम लोग रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। गुड लक, फिर मिलेंगे। आप बने रहें पायनियर एनसीईआरटी रिविजन्स।